आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 8 शाम एक किसान का अध्ययन करेंगे। ये कविता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, जिनका जन्म सन 1927 में हुआ था और मृत्यु 1983 में हुई थी। कवि के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए, इन्होंने इलाहाबाद में बीए और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने दिनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। अतः वे 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। अब हम कविता के बारे में जानते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है शाम एक किसान। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा शाम का अर्थात संध्या के समय का वर्णन किया गया है और उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है और उस वर्णन के साथ किसान को जोड़ा गया है। यानी कि संध्या के समय में जो वर्णन है उसकी उपमा यहाँ पर किसान के साथ ली गई है। वो सुंदर उपमा और उस सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कैसी कल्पना की है, आइए हम इस कविता में जानते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यहाँ कवि ने आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, शाम का समय है और दूर कहीं पहाड़ नज़र आ रहा है और पहाड़ को यहाँ कवि ने किसान की संज्ञा दी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जब पहाड़ है तो ऐसा लगा हुआ है, कवि ऐसी कल्पना कर रहा है मानो किसान ही बैठा है और उस पहाड़ के ऊपर ही आकाश विद्यमान है और ऐसा लग रहा है मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने आकाश रूपी साफे को अपने सिर पर धारण कर रखा है। और इधर सूर्यास्त का समय चल रहा है, सूर्य अस्तांचल की तरफ है वो, तो उस सूरज के जो लालिमा है वो उस सूरज की लालिमा को यहाँ चिलम की संज्ञा दी है और ऐसा लग रहा है मानो वो किसान उस सूरज की जो लालिमा है उसको चिलम के रूप में अपने मुंह में ग्रहण कर रहा है। बहुत ही सुंदर कल्पना है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पहाड़ के पास में ही एक नदी बह रही है और उस पहाड़ के पास में जब नदी बह रही है तो कवि ऐसी कल्पना करता है कि वो जो नदी है वो जब बहती हुई लग रही है तो ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों रूपी किसान ने उस नदी रूपी चादर को अपने घुटनों पर धारण कर रखा है। इधर पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, जो कि सूर्य अस्तांचल की तरफ है और इधर पास में ही पलाश के पौधे लगे हुए हैं और पलाश के जो पौधे हैं, पलाश के जो पेड़ हैं, उनके जो ऊपर जो फूल लगे हुए हैं वो लाल रंग के हैं और वो पूरे लदे हुए हैं। तो जब लदे हुए पौधे को, पेड़ को कभी देखता है तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में आग लगी हुई है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और इसी प्रकार धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व दिशा को त्याग चुका है, वह पश्चिम दिशा में छिपने जा रहा है, तो पूर्व दिशा में पूरी तरह से अंधकार छा गया है
और जब वहाँ पर अंधकार छा गया है तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ का जो अंधकार है उसमें जो आकृतियाँ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है मानो कोई भेड़ों का झुंड वहाँ सिमट कर बैठा है। यहाँ पर फिर एक बार कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इससे पूर्व जो था कवि ने शाम संध्या का सुंदर वर्णन किया था। संध्या का वर्णन में सूर्य अस्तांचल की तरफ था और अभी वो पूरी तरह डूबा नहीं है। अब इधर सूर्य जब डूबने के लिए जा रहा है तब कवि ने एक और नई कल्पना की है कि तभी अचानक से, क्योंकि अब शाम का वातावरण पूरा अंधकार वाला होने वाला है, तो ऐसा लगा जैसे कवि को कि अचानक ही जैसे मोर के रूप में किसी ने आवाज़ दी है, क्योंकि पक्षी भी संध्या के समय पेड़ों पे बैठे रहते हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मोर के रूप में किसी ने आवाज़ दी है। और वो आवाज़ क्या है? सुनते हो? कि आपको क्या सुनाई देता है? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जो चिलम थी, यानी कि यहाँ चिलम कौन थी? सूरज की जो रोशनी थी, क्योंकि अब सूर्य पूरी तरह से अस्त हो चुका है, तो चिलम जो है वो नीचे की तरफ गिर गई है, अर्थात सूर्य जो है वो पूरी तरह से अस्त हो चुका है। धुआं उठा, क्योंकि वहाँ पर अंधकार रूपी धुएं ने अपना पूरा आवरण लगा लिया है। सूरज डूबा, और इस प्रकार सूरज पूरी तरह से डूब गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। इस प्रकार कवि ने यहाँ एक छोटे से वर्णन के द्वारा बहुत ही सुंदर कल्पना की है और शाम के प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से किसान के रूप में यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। आइए अब हम इस कविता के कुछ कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। साफा, पगड़ी, दहक, जलना, पलाश, लाल रंग के फूल, अंगीठी, सिगड़ी, अंधकार, अंधेरा, गल्ले, झुंड, औंधी, नीचे की तरफ गिरना। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में बताया है कि जो एकरूपता वाले शब्द हैं, जहाँ पर उनको उपमा के रूप में बताया गया है, ऐसे शब्दों को हमें खोजना है। तो ऐसे शब्द कौन कौन से कविता में आए हैं जिससे सूरज की उपमा किससे की गई है? चिलम के साथ, पहाड़ की किसान के साथ, आकाश साफे के साथ, अंधकार की भेड़ों का गल्ला, पलाश का जंगल, अंगीठी। यानी कि यहाँ पे ये एकरूपता वाली उपमा वाले शब्द ये 5 आए हैं। दूसरा प्रश्न, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताना है। हम सभी आमतौर पे इस दृश्य को देखते भी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, शाम कब से शुरू हुई? शाम, क्योंकि सर्दी की दिन का वर्णन किया था कवि ने भी, तो यहाँ पर जो शाम है 6 बजे से शुरू हो जाती है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? लगभग 1 घंटे का समय। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? इस बीच आसमान पहले लाल हुआ, फिर धीरे धीरे उसका रंग पीला हो गया, उसके बाद सूरज डूब गया और आखिरकार अंधिकारा हो गया। अगला प्रश्न, मोर के बोलने पे कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने कहा सुनते हो। ऐसा ही जो प्रकृति प्रेमी होते हैं उनको ऐसे ही पशु पक्षियों को देखकर लगता है मानो वो कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ विविध पक्षियों के नाम दिए हैं, उनको देखकर हमें क्या लगता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें 1 या 2 शब्दों में लिखना है। जैसे कबूतर, खत ले लो, मैना गाते हो, चील देखते हो, कौवा मेहमान आएंगे, तोता पढ़ते हो, हंस शांत स्वच्छ रहो। अगला प्रश्न, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? मान लो बाय द वे आपको यहाँ पर ये जो प्राकृतिक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया था कविता के माध्यम से, उसको अगर आपको
चित्र के माध्यम से बनाने का मौका मिलता है या कहा जाए तो हम उसमें पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला आदि आवश्यक रंग इसमें प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, शाम के समय जो नीचे सूची दी गई है वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले है पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं। फल वाले फल बेचते हैं। माँ बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। पिताजी दफ्तर से घर आते हैं। किसान खेतों से लौटकर घर आते हैं। बच्चे खेलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के एक और प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने भी संध्या का वर्णन किया है। उनकी पंक्तियाँ इस प्रकार रही थी, संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है चहक रही चिड़िया टीबीटी टुट टुट। इसमें और जो हमने अभी सर्वेश्वर दयाल जी की कविता पढ़ी, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से क्या अंतर लग रहा है तो वो हमें इस प्रश्न में बताना है। तो दोनों ने ही हालांकि संध्याकालीन दृश्य का वर्णन किया है और दोनों ने ही पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है। ये तो सुमित्रानंदन जी पंत के भी है और उसमें सर्वेश्वर दयाल जी के भी हैं। लेकिन जो सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है उसमें हमें वास्तविकता की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी कविता को जब हम जैसे ही पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने दृश्य बिंब नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर वास्तविकता दिखाई दे रही है। जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, मानवीय चेष्टाओं को प्रयोग किया है, इसलिए हमें वो वास्तविक नहीं लग रही है। रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखना है तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग व्याकरण की किस दृष्टि के साथ हो रहा है उसके बारे में बताना है। जैसे चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है। जब शीश और सा यानी कि उनका आगे वाले जो शब्द है उसकी तुलना पीछे वाले शब्द के साथ की जा रही है, तो यहाँ तुलना और समानता बताई जा रही है, इसलिए सा और सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आंधी, इस समय मेरे मन में प्रश्नों की आंधी चल रही है। इसी को दूसरे संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं। कल आंधी आने के बाद सब कुछ बिखर गया। आंधी तो आप जानते ही हो जो रेत और मिट्टी को लेकर आती है, और आंधी यानी कि द्वंद्व चल रहा था कि भाई मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसा प्रश्न बनाऊं, कौन सा बनाऊं, कौन सा ठीक रहेगा। ऐसा दहक, चूल्हों में आग दहक रही है यानी जल रही है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि दहक रही है, यानी कि जो अग्नि की जो है, अग्नि भी यहाँ पर जलन का ही प्रतीक है। जो क्रोध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ देख से मतलब आएगा बढ़ने से। सिमटा, वह डर के मारे एक कोने में सिमटा बैठा है, एक तरफ से बैठा हुआ है सिमट कर, बिल्कुल चुपचाप। मैं अपने काम धंधे के क्षेत्र को धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ। यहाँ सिमटा से तात्पर्य है कि उसको निपटाना, धीरे धीरे मैं कम करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे सिमटा रहा हूँ अर्थात कम करता जा रहा हूँ। धन्यवाद।